राजस्थान की धरती और इसका इतिहास बहुत पुराना है और वहाँ के शूरवीर योद्धाओं का कौशल उससे भी अधिक गहरा है। जिस धरती पर राणा सांगा, राणा प्रताप जैसे योद्धा हुए, उसी धरती पर उनसे कई सौ साल पहले हुए शूरवीर योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो कि हिंदुस्तान के आखिरी सम्राट रहे। पृथ्वीराज चौहान और उनके द्वारा लड़ी गई दो महत्वपूर्ण जंगें, जिन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया। पृथ्वीराज तीन, जिनका शासनकाल सन 1178 से लेकर 1192 तक चला, जिन्हें आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, चौहान वंशीय राजा थे। उन्होंने वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी नियंत्रण किया। उनकी राजधानी अजमेर में स्थित थी। शुरुआत में पृथ्वीराज ने कई पड़ोसी हिंदू राजाओं के खिलाफ सैन्य सफलता हासिल की। विशेष रूप से वह चंदेल राजा परमरदीद के खिलाफ सफल रहे थे। उन्होंने गौरी राजवंश के शासक मोहम्मद गौरी को भी प्रारंभिक आक्रमणों को भी रोका था। हालांकि 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और कुछ ही समय बाद उन्हें मार डाला। तराइन में उनकी हार को भारत की इस्लामी विजय में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जाता है और कई अर्ध पौराणिक लेखनों में इसका वर्णन किया गया है। इनमें से सबसे लोकप्रिय है पृथ्वीराज रासो, उन्हें राजपूत राजाओं के रूप में प्रस्तुत करती है। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे वीर योद्धा थे जिनका नाम भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्णित अक्षरों पर दर्ज है। वो दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। पृथ्वीराज अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के बेटे थे, जिन्होंने अपने नाना के कहने पर उनकी दिल्ली की सत्ता की कमान संभाली। वीर योद्धा पृथ्वीराज एक सच्चे प्रेमी भी थे। ये बात 12वीं सदी के उत्तरार्ध की है, जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के प्रबल शासक हुआ करते थे। पृथ्वीराज की वीर गाथाएं आज भी राजस्थान के गलियारों में गूंजती हैं। जयचंद राठौर उत्तर भारत के गढ़वाल वंश के एक राजा थे। उन्होंने गंगा नदी के पास में बसे वाराणसी सहित अंटारवेदी देश पर शासन किया। आज के उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों पर राज किया गया था। गढ़वाल वंश के अंतिम शक्तिशाली राजा रहे। संयोगिता के पिता जयचंद और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से पृथ्वीराज जिस समय दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे, उस समय जयचंद ने राजसूय यज्ञ और अपनी बेटी का स्वयंवर कराने का निश्चय किया। इस यज्ञ का निमंत्रण जयचंद ने आसपास के सभी राजाओं को भेजा। पृथ्वीराज को भी यह निमंत्रण मिला, लेकिन उनके सामंतों को ये बात ठीक ना लगी। जयचंद राजसूय यज्ञ कर रहे थे, इस वजह से पृथ्वीराज ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। जयचंद ने यज्ञ मंडप के दरवाजे पर पृथ्वीराज की एक प्रतिमा द्वारपाल के रूप में स्थापित कर दी। संयोगिता अपने पिता से नाराज। संयोगिता पर स्वयंवर में आए राजाओं में से किसी को चुनने के लिए कहा गया, लेकिन संयोगिता तैयार नहीं हुई। जब उन्हें पता चला कि पृथ्वीराज चौहान नहीं आ रहे हैं, तो संयोगिता दरवाजे पर लगाई गई पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को माला पहनाने निकली। जब वो ऐसा करने लगी, इसी बीच पृथ्वीराज चौहान पहुंच गए। संयोगिता ने माला उन्हें पहना दी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से संयोगिता को लेकर दिल्ली आ गए। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान में मोहम्मद गौरी अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत पर कब्जा करना चाह रहा था। गौरियों ने गजनी के जागीरदारों के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मोइज़-ए-दीन मोहम्मद, जिसे गौर के मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है, 1173 से 1202 तक गौरी साम्राज्य के सुल्तान रहे और 1202 से 1206 तक एकमात्र शासक रहे। उसे भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, जो सदियों तक चलता रहा। गुजरात के शासक ने माउंट आबू के पास एक युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया। मोइज़ुद्दीन मोहम्मद जीवित बचने में भाग्यशाली रहे। तब उन्हें भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए पंजाब में एक उपयुक्त आधार बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। चौहानों की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। चौहान शासकों ने बड़ी संख्या में तुर्कों को हराया और मार डाला, जिन्होंने संभवतः पंजाब की ओर से राजस्थान पर आक्रमण करने की कोशिशें की थी। 1175 में जब पृथ्वीराज एक बच्चा थे, मोहम्मद गौरी ने सिंधु नदी को पार किया और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। 1178 में उसने गुजरात पर आक्रमण किया, जिस पर चालुक्यों सोलंकियों का शासन था। चौहानों को गौरी का आक्रमण का सामना कभी नहीं करना पड़ा, क्योंकि गुजरात के चालुक्यों ने 1178 में कसरावत के एक युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। मोहम्मद गौरी भारत पर कब्जा करना चाह रहा था, परंतु उस समय के भारत के सबसे शक्तिशाली राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे, उनके रास्ते में आ रहे थे।
वे हर बार सम्राट से हार जाता और उनके पैरों पर गिरकर माफ़ी मांग लेता था, क्योंकि राजपूतों का एक सिद्धांत था कि वे निहत्थे या शरणागत पर वार नहीं करते थे। सम्राट ने उसे बार बार माफ़ किया। तहराइन का प्रथम युद्ध सन 1191 में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी की सेना 20 से 25,000 के आसपास थी। वहीं दूसरी ओर सम्राट की सेना 50,000 थी। हमारे इतिहास में ये पढ़ाया जाता है कि मोहम्मद गोरी ने चौहान वंश के सम्राट पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हरा दिया, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता कि पहली लड़ाई में क्या हुआ था। पहली लड़ाई वर्ष 1191 में हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने न केवल मोहम्मद गोरी को हराया, बल्कि उसकी पूरी सेना को बंधक बना लिया था और कई दिनों तक उस लुटेरे को सम्राट ने अपने जेलों में रखा। बाद में उसे और उसकी सेना पर दया करके उसे छोड़ दिया गया और उसे देश लौटने का मौका मिला। बदले की भावना लेकर बैठा मोहम्मद गोरी अगले ही साल एक और विशाल सेना लेकर भारत पर फिर हमला कर देता है। वहीं दूसरी ओर सम्राट को यह भी चिंता थी कि दूसरी ओर से कहीं जयचंद्र भी हमला ना कर दें। ऐसे में दोनों तरफ से लड़ना थोड़ा कठिन हो जाता। तहराइन का दूसरा युद्ध अगले ही साल सन 1192 में लड़ा गया, जिसमें गोरी की सेना की संख्या 1,20,000 थी तथा सम्राट की सेना की संख्या 3 लाख थी। तहराइन के इस युद्ध से पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान कई हिंदू राजाओं से लड़ाइयाँ कर चुके थे, जो उनके शत्रु बन बैठे थे। चंदेल राजाओं को पराजित और जयचंद्र के साथ होने वाले संघर्षों में उनकी सेना कई वीर गति को प्राप्त हुए थे। फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना को मजबूत बनाए रखा था। मोहम्मद गोरी तराइन की पहली लड़ाई में बुरी तरह से हारने और बंधक बना लेने और फिर छोड़े जाने के बाद एक वर्ष बाद यानी 1192 में वे दोगुनी सेना के साथ लेकर पृथ्वीराज चौहान पर हमला करने आया। तहराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में गुरिद बलों द्वारा राजपूत संघ के खिलाफ तराइन, हरियाणा, भारत में आधुनिक तरावोरी के पास लड़ी गई थी। लड़ाई के परिणाम स्वरूप आक्रमण करने वाले गुरिद सेनाओं की जीत हुई। मध्यकालीन भारत के इतिहास में इस लड़ाई को व्यापक रूप से प्रमुख मोड़ के रूप में माना जाता है, क्योंकि इससे उत्तर भारत में कुछ समय के लिए राजपूत शक्तियों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ और दृढ़ता से मुस्लिम उपस्थिति स्थापित हुई, जिससे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कैसे वीरगति मिली सम्राट पृथ्वीराज चौहान को? पृथ्वीराज चौहान का निधन कैसे हुआ, ये आज तक अज्ञात है। कहते हैं कि कुछ समय तक पृथ्वीराज को जागीरदार के रूप में राज करने का मौका दिया गया। बाद में एक षड्यंत्र के अपराध में पृथ्वीराज को मार डाला गया। कुछों का मत है कि उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया था, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज रासों के मुताबिक मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज चौहान को कैदी के रूप में गजनी ले गया, जहां पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया। हालांकि इस दौरान पृथ्वीराज चौहान की उनके मित्र चंद्रप्रदाय से मुलाकात हुई। इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदीमान की कला में निपुण थे। जब पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रप्रदाय को गोरी के सामने उपस्थित किया गया, तो बड़ी ही चतुरता से चंद्रप्रदाय ने मोहम्मद गोरी के ही सामने पृथ्वीराज चौहान से उनका वध करवा दिया। जहां पर चंद्रप्रदाय ने इशारे से कुछ पंक्तियां कही। 4 बात 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने गोरी पर निशाना साधा और गोरी की हत्या कर दी। इस घटना के कुछ देर बाद ही पृथ्वीराज और चंद्रप्रदाय ने एक दूसरे की भी हत्या कर दी। इतिहासकार स्रोतों के अनुसार मोहम्मद गोरी की हत्या 1206 में खोखड़ो, पूर्व मध्य एशिया की एक जनजाति थी। जब वह गौर और भारत के रास्ते में था, उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के समय वह झेलम नदी, कुछ स्रोतों से पता चलता है कि सिंधु नदी, प्रार्थना कर रहा था जब उसकी मृत्यु कर दी गई। झेलम नदी के किनारे मोहम्मद गोरी का मकबरा आज भी पाकिस्तान में स्थित है।